सैयद महमूद बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ अंदाज़ा है पंजाब में इस वक्त नुकसानात का बड़ी फसलों में, राइस का, मेज़ का, जानवरों का, लाइफ स्टॉक का? कुछ बेसिक असेसमेंट, अभी कंप्लीट सर्वेज में तो टाइम लगेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया नदीम मलिक साहब आपका और आप समा टीवी का। ये तो बहुत बड़ा सानिया है। मलिक साहब, आप यकीन कीजिए कि मेरी इस 65 साल ज़िंदगी में इस तरह का मौका जो है वो नहीं आया कि जिस तरह से लोग बर्बाद हुए हैं, उजड़े हैं। वो जो कहा ना कि बस्ती बसते बसते बसती है, तो वो बसती हुई बस्तियां जो हैं वो पलक झपकते ही वो उजड़ गई। उनके घर, उनकी जमीन उनसे छिन गई, उनकी छत उनसे छिन गई, उनकी जो फसलें खड़ी थी वो सारी चली गई। और वो खुले आसमान के तले उनके मवेशी जो है वो बह गए, मर गए। अब वो चारे न मिलने की वजह से भूख से मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। और नुकसान का तो अंदाजा आप ये लगा लीजिए कि अभी मौलवी साहब फरमा रहे थे कि चावल की, देखें वो पूरा एरिया डूब गया है। आपका जो सियालकोट है, नारोवाल है, पसरूर है, आपका हाफजाबाद है, आपका मंडी बहाउद्दीन है, और आपका ये जितना एरिया है, और फिर जो भावनगर साइड की तरफ है, उकाड़े की साइड की तरफ है, वो सारा चावल का जो है वो एरिया है। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि किसानों ने इन्वेस्ट मलिक साहब किया हुआ था उसके ऊपर, और 1 एकड़ के ऊपर 70,000 रुपए कम से कम बता रहा हूं कि वो इन्वेस्ट होता है। और फिर वो फसल तैयार होती है, और वो सारी जो है वो उजड़ गई। उसके बाद ये आगे आया सैलाब, तो फिर उसने कॉटन को डैमेज किया। फिर आगे आया सैलाब, तो उसने गन्ने को डैमेज किया, और मकाई को जो है वो डैमेज किया। और इसका अंदाजा जो है वो करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के अंदर है। आप देखें कि जो एक जमीन जब पानी खड़ा हो जाता है मलिक साहब, तो फिर उसको आबाद करने में भी वक्त लगता है। और यहाँ पे आप देखें कि जो पानी है उसको निकास का कोई रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा। वो 1 माह लगेगा, 2 माह लगेगा। कल मैं लाहौर से रहीमिया खान अपने भाई घर आ रहा था। आप यकीन कीजिए कि मेरी आंखें नम हुए बगैर नहीं रह सकी। मैं खानेवाल से लेके आप आए, दोनों तरफ से तहद निगाह जो है वो पानी पानी था। आप इसी तरह पीछे चले जाएं, झंग की तरफ चले जाएं, आप शोरकोट की तरफ चले जाएं, तो ये तो पंजाब तो किसानों का ऐसे उजड़ा है कि मैं आपको बयान नहीं कर आप क्या सकता। तजवीज़ करते हैं और ये स्पोर्ट के लिए? अभी डॉक्टर मुसद्दिक साहब भी हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ वो इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि हम गौर कर रहे हैं क्या तरीका होना चाहिए, किसान, छोटे नहीं, किसान की मदद कैसे करी जाए? जी मलिक साहब, देखें इस वक्त तो एक संजीदा कोशिश की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, देखें ये तो पता हुकूमत को वो पहले ही क्या था। हो, संजीदा कोशिश क्या हो? आपके जहन सर में वो क्या ये हो तजवीज़ है, सकती कैसे है कि मदद जिस की तरह जाए? दरिया इमरजेंसी लगाई है, सर जितने जो डैमेजेस हुए हैं, गवर्नमेंट अब खजानों के मुंह खोल दे। मैं सच्ची बात आपको कहूं, वरना फिर आप गजाई बहरान के लिए तैयार रहें। जो इस बात पे मुतमईन है कि जी गंदम गंदम किसान नहीं बीजेगा, जो पिछली दफा पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ हाथ किया, जो अभी मुराद अली शाह साहब भी तस्लीम कर रहे थे आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के, कि हमारा जो खर्चा है वो 3300-3400 रुपए है, और हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि हमें 1800 रुपए में जो है वो गंदम जो है हमसे छीनी गई। आज वही गवर्नमेंट जो कह रही थी कि आईएमएफ जो है वो इजाजत नहीं देता हमें, हम रेट नहीं मुकर्रर कर सकते, आज उन्होंने नोटिफिकेशन कल मोहतरमा ने वो जारी किया 3000 रुपए का। तो क्या किसान ही सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट है? मुझे बताएं कि क्या ब्यूरोक्रेसी को क्या फर्क पड़ेगा मलिक साहब? उनके आप ऑफिस देखें, उनके बच्चे देखें महफूज हैं, हमारे जो बड़े सियासतदान हैं उनके बच्चे महफूज हैं। लुट तो हम गए, सही, मर तो हम गए। आप अब बिल्कुल ये सही है। बिजली के बिल अच्छा, माफ मैं करें, आपका ये आबियाना माफ करें, ये जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो घर तबाह हुए हैं वो बना कर दें, और वो जो अपना ट्यूबवेल जो है वो सारे तबाह हो गए हैं। आप, ये कोई मामूली बात नहीं है सर। देखें 2022 में जो सैलाब आया था मलिक साहब, उस इसलिए हम खड़े हो गए थे कि फसलों के रेट अच्छे थे। यहां तो कपास में भी हम मरे, मकाई के अंदर हम मरे, हम अपने जो आपके बुखारी साहब, गंदम में आपकी हम एक मरे। बात से मुझे इतफाक है कि बड़े पैमाने के ऊपर हुकूमत को कैश ट्रांसफर्स करनी पड़ेंगी देही इलाकों के अंदर, ताकि वो किसी की छत गिर गई है तो छत बना ले, किसी की भैंस मारी गई है नई भैंस खरीद ले।
बीज देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो सैलाब के बाद जो ज़मीन है वहाँ बीज लोग बो सके जिससे गंदम उगाए। सैयद महमूद बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। कैश ट्रांसफ़र लेकिन ट्रांसपेरेंटली। मलिक साहब, एक मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी आपसे बात करनी है। आजकल बहुत बहस है, डैमों के ऊपर बात भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। हमारे पास एक एक्सपर्ट 2-4 रोज़ पहले आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, मुझे बहुत दिल को लगी। उन्होंने कहा कि कुछ अल्लाह ताला ने बने बनाए आपको रिजर्वायर्स दिए हुए हैं, और वो हैं रिवर बेड्स जिनके ऊपर कब्ज़ा हो गया। सतलुज का बेड कहाँ है पता ही नहीं, ब्यास किसी ज़माने में था, उसका बेड किधर है पता ही नहीं, रावी पूरा उसका रिवर बेड है वो पता नहीं कहाँ गया। तो उसके रिवर बेड्स को यूज़ करें तो वो कई मिलियन एकड़ फीट पानी आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ग्रीन एरियाज़ को मार्क करना पड़ेगा, आपको रिवर बेड दोबारा सिक्योर करने पड़ेंगे, आपको नालों के ऊपर कब्ज़े बैन करने पड़ेंगे, और पूरे पंजाब की जो ग्रीन एरियाज़ हैं उसके ऊपर बाकायदा नो कंस्ट्रक्शन, नो ग्रे एरियाज़ के बोर्ड लगाने पड़ेंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पे तो सब लोग मुत्तफ़िक हैं। रिवर बेड्स के नीचे भी एक्वाफर है, मगर उसके बाद भी जितना पानी बहकर गुज़रता है उसी तरह का एक समंदर जो है वो ज़ेर ज़मीन है, और पानी की ज़ेर ज़मीन जो अवेलेबिलिटी है उसको टैप करना, मगर एक रेगुलेटेड तरीके से, यानी ऐसे तरीके से नहीं कि पानी जो है उसकी डेप्थ बाज़ इलाकों में इतनी बढ़ गई है कि वो अब पानी की क्वालिटी भी, पानी भी खारा हो गया है और उसका एक्सेस भी बड़ा मुश्किल हो गया है, और उसको पानी को निकालने के लिए जो बिजली चाहिए वो पानी की कीमत में भी इजाफे का बाइस बन रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेर ज़मीन हमारे पास एक पानी का ज़ख़ीरा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको मिसहैंडल कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हम बाज़ जगहों के ऊपर ट्यूबवेल लगा के ज़मीन में से पानी निकालते हैं जो खालों के ज़रिए फिर आखिर में समंदर में गिर जाता है, उसकी वजह से रिचार्ज, यानी हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी है उसके अंदर पानी जो वापस जाना चाहिए उसकी मिक़दार कम होती चली जा रही है। तो मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे कोई बिल्कुल मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन सर, आप दूसरी बात क्लाइमेट चेंज को खुद डील करते हैं कि आपके पास कोई प्लान है कि आप रिवर बेड्स को सिक्योर कर सकें जहां पे कब्जे हो चुके हैं, ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी, इनके बेड्स कब्जे हो चुके हैं, आपको सिक्योर करने पड़ेंगे ना? नहीं, देखिए, पानी का एक्सेस तो होता है, पानी का एक्सेस तो रहता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पानी को बाकायदा एक ख़ास किस्म की जोनिंग के ज़रिए, जहाँ पानी कम है, हमारी फसलों का भी के अंदर भी वो तरतीब नहीं है पानी के हवाले से। हम बहुत ज़्यादा पानी वाटर इंटेंसिव फसलें उगाते हैं। जिस तरीक़ाकार से हम अपनी जो हमारी ज़राअत है उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, अब भी फ्लड इरिगेशन करके, उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीक़ाकार हैं पानी के इस्तेमाल के। यानी अगर आप 3% पानी को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करें पैदावार के हवाले से, जो आप ज़राअत में पैदावार करते हैं, तो आपको एक डैम जितना पानी बच जाता है, एक पूरे डैम जितना पानी बच जाता है। अगर आपके पास डैम्स हों, मुझे नहीं पता आपके एक्सपर्ट ने क्या कहा था, लेकिन हमें इस वक्त तकरीबन 23 मिलियन एकड़ फुट डैम्स की ज़रूरत है, और ये स्टडी है 1968 की जो फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के हवाले से की गई थी। हमने जब ये 2 डैम बनाए थे तो हमारे पास 17.7 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज थी। अब वो सिल्टिंग की वजह से, जो रेत आती है, जो मट्टी गारा आता है, पत्थर आते हैं, क्योंकि हमारी हिमालयन रेंज जो है बड़ी अनस्टेबल है, उसकी जियोलॉजी बड़ी अनस्टेबल है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो जब वो आके डैम में गिरते हैं तो उसकी वजह से डैम की तह में सारी तह मट्टी से भर जाती है। तो अब हमारे पास जो 17.7 मिलियन एकड़ फुट के डैम थे, अब वो 13.5 मिलियन एकड़ फुट के रह गए, यानी 9 से 10 मिलियन एकड़ फुट के इजाफी डैम्स की हमें ज़रूरत है। तो अगर हमारे पास डैम हो तो सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं होता, पानी रेगुलेट होता है। अगर हम 8-8.5 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदर में ना फेंकें तो समंदर इनग्रेस करना शुरू कर देता है, समंदर का खारा पानी ज़मीन को ख़राब करना शुरू कर देता है वापस आके। इस वजह से अगर हमारे पास स्टोरेज हो तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हर साल 8-8.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है समंदर में गिरता रहे। फिर ये रबी और खरीफ की 2 फसलें हैं, इनमें से एक फसल के वक्त तो बहुत पानी होता है और एक फसल के वक्त पानी नहीं होता। महमूद साहब, ये पानी वाली बहस के ऊपर आप क्या तजवीज़ करते हैं?
देखिए पानी वाली के ऊपर देखें, मेरे ख्याल से डैम्स बनना तो बहुत ज़रूरी है, बनने चाहिए डैम। बिल्कुल। देखें अभी तो देखें इतने साल के बाद आप देखें KPK के चीफ मिनिस्टर ने अब अग्री कर रहे हैं कि जी कालाबाग डैम बनना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत मुखालफत करती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त हम एज ए पाकिस्तानी बन के सोचे ना, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि जी हमको डाउट है कि पंजाब क्या करेगा और KPK कहेगा कि जी हमको सिंध पे डाउट है। डैम्स बहुत ज़रूरी है। आज अगर ये कालाबाग डैम बन गया, वो एक नेचुरल एरिया डैम है, देखिए उसका आप नाम कुछ भी रख लें, आप देखें और जाके कोई उसका सर्वे करें, मेरे ख्याल से उसके फुटेजेस लोगों को दिखाएं कि वो एक नेचुरल डैम का एरिया है, उसमें इतना कोई आसान चीज़ है जो कि उसको अगर बनाने जाएंगे तो मेन हमारे पानी के इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे छोटे डैम्स की हम बात करते हैं कि जी छोटे डैम्स बनने चाहिए, हम पेपर पे ज़्यादा, ठीक है ना, मगर रियलिटी में काम नहीं हो रहा है। देखिए डैम्स के ऊपर भी मतलब मैं आपको कहूँगा हर हुकूमत आती है और वो ये कहती है कि जी डैम्स बनने चाहिए और डैम्स हम बनाएंगे, मगर आप मुझे बताएं ना कितने इतने सालों में हमने कितने डैम बनाए, प्लान कितने, 300 350 डैम्स का प्लान था। डॉक्टर मुसद्दक एक टर्म यूज़ करते हैं जो बड़ी सेंसिबल है, वो कहते हैं पानी को आपको रेगुलेट करना है, मैनेज करना है। आई थिंक दिस इज़ वेरी सेंसिबल टर्म। आप सारे सूबों को सिर्फ इसी टर्म के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करें और आगे लेकर चलें। व्हाई नॉट, आई होप सो। ये हो सकता है, हो तो सकता है। देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, सबको बिठा के, सारे सूबों को बिठा के करें। जी डॉक्टर साहब। जी मैं ये कहने लगा था कि आपको मालूम है हमारा मुआशरा कुछ ऐसा है, सियासी तनाव भी इसी तरह हमारे होते हैं, हम एक दूसरे के शक में रहते हैं। सूबे जो हैं वो वफाक के शक में रहते हैं, एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे के शक में रहता है। तो इसका टेक्नोलॉजी अब इलाज दरियाफ्त कर चुकी है।